नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। दोस्तों, इससे पहले हमें पौधे के पुष्प के जो भाग होते हैं उन भागों के बारे में जानना जरूरी है, तभी हमको समझ में आएगा कि गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी क्या होता है। तो आइए चलो देखते हैं सबसे पहले उस पौधे की, किसी भी पौधे के पुष्प की संरचना के बारे में। तो जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, पुष्प वाले पौधे आपने बहुत देखे होंगे, उनमें एक ऐसा पुष्प लगा हुआ रहता है। उस पुष्प में सबसे बाहर की जो ये पत्तियों के समान या फिर जो छोटी छोटी पत्तियों के समान संरचना दिखती है, इसे कहते हैं बाह्यदल पुंज। ठीक है, मतलब पुष्प के सबसे बाहरी भाग में जो छोटी छोटी पत्तियां रहती है उसे बाह्यदल पुंज कहते हैं। फिर पुष्प के थोड़ा और ऊपर अपन जाते हैं तो ये अपने को जो पत्तियों के समान, मतलब कि जो बड़ी बड़ी पत्तियां दिखती है उसे कहते हैं दल पुंज। जो बड़ी बड़ी पत्तियां समान संरचना है या फिर जो बड़ी बड़ी पत्तियां रहती है उन्हें दल पुंज कहते हैं। दल पुंज के अंदर थोड़ा सा हम जाते हैं तो हमें पुकेसर वाला भाग देखने को मिलता है। जैसे डायग्राम में आप दिख रहे हैं, ये जो संरचनाएं दिख रही इनको कहते हैं पुकेसर। पुकेसर मतलब होता है कि पुष्प का नर भाग। अब इस पुकेसर में भी अलग अलग दो भाग होते हैं। ऊपर वाला जो ये भाग दिख रहा है इसको अपन पराग कोश नाम देते हैं, और नीचे जो डंडी के समान संरचना दिख रही है इसे पुतंतु कहा जाता है। फिर पुतंतु कहते हैं। ठीक है, इस पूरे भाग को अपन पुकेसर या फिर पुमंग या फिर इंग्लिश में से एंड्रोसियम कहा जाता है, और इसे ही नर जनन अंग यानी पुष्प का नर भाग कहते हैं। नर भाग के आगे हम देखते हैं पुष्प में, तो पुष्प के मध्य में एक संरचना दिखती है जो आपको डायग्राम में दिख रही है, जिसे हम मादा जनन अंग या फिर जायांग या जाइनोसियम कहते हैं। अब इस मादा जनन अंग में भी अलग अलग भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र, बीच में जो ये डंडी या फिर नलिका के समान संरचना दिख रही है इसको वर्तिका या फिर स्टाइल, और इसके सबसे नीचे वाले भाग को अंडाशय कहा जाता है। अब इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। इस पूरे भाग को स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको पहले इन चीज़ों को समझना होगा कि एक पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। बाह्यदल पुंज, फिर दल पुंज, पुकेसर यानी नर जनन अंग, पुष्प का नर जनन अंग जिसे पुमंग या फिर एंड्रोसियम कहते हैं। इसके अलग अलग भाग होते हैं। एक है परागकोश, दूसरा है पुतंतु, यानी दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? नर जनन अंग के अंतर्गत। अगला भाग होता है मादा जनन अंग, इसके अंतर्गत आता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, इसी अंडाशय के अंदर बीजांड या फिर बीज का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो वर्तिकाग्र है, इसी वर्तिकाग्र पर इस पुमंग या फिर किसी भी पुष्प के पुमंग यानी नर भाग से क्या होगा? परागकण आएंगे और इस वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, और उसके बाद में क्या होगी? यहाँ पे निषेचन क्रिया होती है। तो आइए चलो देखते हैं लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। पहला है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लघु शब्द यूज किया जाता है नर यानी पुष्प का नर भाग। पुष्प का नर भाग कौन सा है? पुकेसर, पुमंग, एंड्रोसियम, जिसके अंतर्गत परागकोश और पुतंतु आते हैं। तो आइए चलो देखते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है लघु बीजाणुधानी पुकेसर के परागकोश में विकसित होती है। जैसा कि हमने चित्र में देखा है कि
पुष्प का जो ये वाला भाग है, ठीक है, इसे अपन पुंकेसर या फिर पुंमंग कहते हैं। इसका जो ऊपर वाला ये टोपी के समान संरचना दिख रही है, इसको ही परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश में क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट है कि लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। सेकंड पॉइंट है लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य स्तर, अंत स्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी होती है। यानी जो लघु बीजाणुधानी होती है उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर, अंत स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम, ठीक है। और अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि टेपिटम का कार्य क्या होता है। टेपिटम का कार्य होता है कि पराग कणों को पोषण देने का, ठीक है। तो हमें पता है कि टेपिटम कहाँ पाया जाता है, पुष्प के नर वाले भाग में, यानी टेपिटम पराग कणों को पोषण देने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य पराग कणों का निर्माण होता है, फिर बनते हैं। यानी लघु बीजाणुधानी में अधिक संख्या में परागकण बनते हैं। अगला पॉइंट है लघु बीजाणु परागकण परागकोश के स्फुटन से मुक्त होते हैं। यानी लघु बीजाणु परागकोश से स्फुटन के द्वारा मुक्त होते हैं। ये नर युग्मोद्भिद होते हैं, इसमें नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। दूसरा है पुष्प का मादा भाग यानी गुरु बीजाणुधानी। अब हम देखेंगे गुरु बीजाणुधानी के कुछ पॉइंट, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी मतलब पुष्प का कौन सा भाग, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में कौन कौन से भाग आते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो आइए चलो देखते हैं गुरु बीजाणुधानी के बारे में। पहला पॉइंट, गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है। तो हम जानते हैं कि गुरु का मतलब होता है मादा भाग से। तो गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है। सेकंड पॉइंट है गुरु बीजाणुधानी बीजांड चारों ओर से बाह्य तथा अंत अध्यावरण से घिरा होता है, ठीक है। जबकि हमने लघु बीजाणुधानी में देखा है कि उसमें 4 स्तर होते हैं, बाह्य, अंत, मध्य और टेपिटम। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 स्तर हैं, बाह्य और अंत अध्यावरण। अगला पॉइंट है एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 आगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। यानी इसमें क्या होता है कि एक गुरु बीजाणु से, ठीक है, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण तो होता है, लेकिन क्या होता है कि 3 नष्ट हो जाते हैं और एक क्रियाशील मतलब कि एक कार्य करने युक्त होता है। जबकि लघु बीजाणु में ऐसा नहीं, उसमें चारों की चारों परागकण क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, मतलब कि क्रियाशील होते हैं। लास्ट पॉइंट है गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूण कोश बनाते हैं। यह मादा युग्मोद्भिद कहलाता है, इसमें मादा युग्मक बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।